What is cellobiose? What is the cellobiose and what is the single unit of chitin? Chitin is made up of मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? Two cellulose is cellobiose. Okay, correct. And what is the monomer of cellulose is formed? Okay, correct है. Cellulose converts cellulose into cellobiose. ठीक है, सेलोबायोस में कन्वर्ट होगा लेकिन वो टू टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वहां पे होंगे, ये चीज आपको मेंशन करना है. एंड व्हाट इज द मोनोमर ऑफ काइटिन? What is the monomer of chitin? Amino sugar. Okay, good. And which amino sugar? N-acetyl glucosamine. Okay, correct है. Amino sugar means sugar में amino group add होगा. तो it's a kind of derivative, glucosamine, N-acetyl glucosamine. Okay, correct है बेटा. And what is the example of mucopolysaccharide? Mucopolysaccharide example. Which is better? Chitin. Hyaluronic acid. Okay. Chondroitin. Okay. Correct है. And what is the main difference between cellulose and starch? Main difference. Okay, चलो two difference between cellulose and starch. Two main differences between cellulose and starch. Beaches मतलब? Okay, branch. Cellulose is structure polymer and starch is food storage polymer. Okay, okay. ठीक है. ब्रांच कौन सा होगा बेटा, स्टार्च या सेलुलोज? सभी रिप्लाई करो ना, ये दो तीन ही टाइप करते हैं बस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है वो, अगर ये वाले आंसर कर दोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. और ये आंसर बिना देखे आने चाहिए. अगर देख के आ रहा है मतलब एक बार और रिवाइज कर लेना, तब नहीं चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. तो मेरे क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं केवल. सेलुलोज इज अनब्रांच्ड. ओके, विच इज फाइब्रस, स्टार्च और सेलुलोज? Fibrous is cellulose. Very good. And what is the single unit of cellulose? Beta 1,4 or alpha 1,4? Beta 1,4. Very good. And um, what is the component of pectin? Means saccharides. Saccharides of pectin. Is it heteropolysaccharide or homopolysaccharide? Pectin. Heteropolysaccharide. Very good. अभी 12th को भी यही क्वेश्चन उनका सेल चैप्टर रिवाइज कराया तो सेल वॉल में ये क्वेश्चन पूछा था मैंने.
Heteropolysaccharide made up of galactose and arabinose. Very good. बिना देखे बता रहे हो तुम लोग, देख के बता रहे हो? Okay. And what is husk of Plantago ovata? Is it a structural polysaccharide or mucopolysaccharide? Husk of Plantago ovata. Mucopolysaccharide. Okay. And which is known as animal cement? फास्ट टाइपिंग करो जैसे सब कर रहे हो और क्या. Which is known as animal cement. That acid is hyaluronic acid. Very good. Very good. Very good. Very good. And which is used as an anticoagulant. तुम लोग तो फिजियोलॉजी भी अच्छा अच्छा बेसिक समझ में आ गया भी. एंटीकोएगुलेंट अगर समझ में आ गया तो. हेपेरिन. वेरी गुड. नोट्स कंप्लीट हो गए सबके? What is the main function of carbohydrate? Source of energy or structural role? If you have to choose one option, source of energy and structural composition, what will be the most prior? Source of energy. Very good. ठीक है बेटा, क्विज राउंड खत्म होता है. सभी विनर हो. जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं वो एटलीस्ट सुना करें ध्यान से, ताकि उनका एक रिवीजन हो जाए और फिर वो वापस से अपने नोट्स को ओपन करें एंड वहां पे रिवाइज करें. ठीक है. अब ये जो कार्टून डायग्राम की बात की गई थी, हमने तो इतने अच्छे अच्छे डायग्राम देख चुके हैं. तो ये कार्टून डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विच. क्या है ये? ग्लाइकोजन. ठीक है. ये आपका वो लीनियर फॉर्म है एंड दिस इज, ये कंप्लीट जब आप बात करेंगे तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है. अगर ये स्टार्च में आप देखोगे तो ये अमाइलोज हो जाएगा एंड दिस कंप्लीट इज अमाइलोपेक्टिन. अगेन एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं. प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक. देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर. दे हैव मोर कॉम्प्लेक्स में पिटाई खाओगे क्या? ठीक है. कुछ नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हुआ था बेटा. आवाज आ रही? आधा टाइम तो यही होता रहता. आवाज जा रही, दिखाई दे रहे. पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक. जो आप इसमें देख रहे हो वो क्या होगा? सेलुलोज कंटेंट होगा. सेल वॉल है, सेल वॉल का सबसे बेसिक चीज है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज. ठीक. तो उन सब चीजों के बने हुए ही आपके स्ट्रक्चर जो आप यूज करते हो, पेपर, कॉटन, कपड़े, वो सब उसके कंपोनेंट, उसी के उस उन चीजों के कंपोनेंट ही ये तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे. देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर. कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया एक, आपने जब हमने तुम्हारी काइटिन की बात की, जब हम तुम्हारे हाइलोरोनिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो ये सब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल मिलके रिपीटिंग यूनिट बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. एंड देन ये एक मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा, तब मतलब 1 2 यहाँ है
3 4 यहाँ है, तो 3 4 से मिलके आपका बी बना एंड 1 2 से मिलके आपका ए बना, और फिर आपका एक ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरीके से जब आपका ए बी ऐसे रिपीटिंग यूनिट आएंगी, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हो जाते हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। इनको हम लोगों ने देखा, ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो काइटिन का बना होगा, फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन, काइटिनस। ठीक है, these complex polysaccharides are mostly homopolymers। मोस्टली लिखा है बेटा, और आपने एक्सेप्शन भी देखनी, मतलब हेट्रोपॉलीमर्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। तो मोस्टली वाली चीज मोस्टली ध्यान रखो, प्रायोरिटी देना है आपको एनसीईआरटी की चीजों को। एंड नाउ अब आप अपने एनसीईआरटी में जहां पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल चैप्टर स्टार्ट हुआ था, 8th चैप्टर, उसके पहले एक पेज दिया होगा साइंटिस्ट का। मैक्सिमम सभी यूनिट में आपको, सभी यूनिट में लगभग एक साइंटिस्ट मेंशन है यूनिट स्टार्ट होने के पहले। ये साइंटिस्ट हमारे समझ लो कि 4 नंबर इनसे आने हैं, और कौन से साइंटिस्ट आएंगे ये हमें नहीं पता होता है। तो ये हमें 4 नंबर देके जाएंगे, जिससे हम मेडिकल स्टूडेंट बनने की एक स्टेप चढ़ेंगे। अगर हम 90 क्वेश्चन को एक एक स्टेप मान ले, और अलॉन्ग विद फिजिक्स केमिस्ट्री की भी, तो उतनी उतनी सीढ़ियों को चढ़ के आपको क्वालिफाई होना है। ठीक है बेटा, तो 90 स्टेयर्स हम ले लेते हैं बायो के। उस बायो में कोई एक स्टेयर्स ऐसा होगा जिसमें इन साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो हमें ये साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन, कौन से साइंटिस्ट, जो यूनिट के पहले दिए हुए हैं। एक तो बीच बीच में आ रहे हैं साइंटिस्ट, वो अपनी जगह है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, उनको भी श्रद्धांजलि देते रहना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। और ये जिनको एकदम प्रॉपर फोटो के साथ पेस्ट कर दिया गया एनसीईआरटी में, इनको तो 2 एक्स्ट्रा हार चढ़ाना है और 2 बार इनको ज्यादा पढ़ना है। तो उसी में एक साइंटिस्ट है बेटा, रामाचंद्रन, साइंटिस्ट के बारे में, जो कि बहुत, आप इनको 5 स्टार लगा सकते हो, रिपीटेडली पूछे जाने वाले साइंटिस्ट हैं। और ऐसा नहीं कि इनकी डिस्कवरी के बारे में पूछेगा, ये कहाँ से पढ़े हैं ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनकी पीएचडी कहाँ से हुई है ये भी है। रामाचंद्रन प्लॉट जो इनका मेजर डिस्कवरी है, जिसको मैंने यहाँ पे स्लाइड को क्यों मेंशन किया गया, मैंने किया है क्योंकि आप प्रोटीन पढ़ने जा रहे हो। अब मैक्रो मॉलिक्यूल में हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करके प्रोटीन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो प्रोटीन के जो लॉन्ग चेन है, मतलब 10,000 डाल्टन के ऊपर के जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एकदम ध्यान से सुनना प्रोटीन की कहानी, ठीक है। 10,000 डाल्टन के ऊपर ही सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मतलब नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, वहां पे मोर देन थाउजेंड्स अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट होंगे, तब जाके कोई आपका प्राइमरी प्रोटीन बढ़ता है, एंड दैट इज नॉन फंक्शनल प्रोटीन। वो आपके किसी काम का नहीं होता है जब तक वो एंडो, अब आपको सेल चैप्टर यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करो बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, फास्ट रिप्लाई, एंड उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या कहेंगे। अच्छा सुनो, पहले ये कहानी इनकी सुन लेते हैं। एक्सटेंसिवली वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम आ रहे थे कि सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर जब कन्वर्ट होता है, तो वहां पे अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक चेन की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चेन इस तरीके से है तो ये आगे जाके हेलिकल होगा या बीटा प्लेटेड सीध होगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये कैसे कन्वर्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करके कैलकुलेटिव मैथमेटिकल उसका प्लॉट बनाया था रामाचंद्रन जी ने। एंड दिस प्लॉट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड प्लॉट इन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे जस्ट सपोज अभी आपको कोरोना की साइड ऑफ एक्शंस देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें भी आप जो उससे प्रोटीन की सिंथेसिस, जो वो मशीनरी को यूज कर रहा है, होस्ट मशीनरी, और वहां पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके सीक्वेंस को आप जस्ट रामाचंद्रन प्लॉट में बेयर पुट कर दोगे। ये इसको इस तरीके से समझो, जैसे आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने जैसे जस्ट आप प्रिंटर को ही ले लेते हैं, ठीक है, आपने स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही है, उसको अगर हम प्रिंट कमांड दे देंगे और प्रिंटर होगा मेरे पास, तो ये प्रिंट फॉर्म में निकल आएगा। सेम वे में रामाचंद्रन प्लॉट पहले तो इन्होंने दिया, अब उसका सॉफ्टवेयर भी बन चुका है, आप उसमें डेटा डालोगे, पुट करोगे, और उसके अंदर से वो प्रिडिक्ट कर देगा कि ये जो प्रोटीन का सीक्वेंस आपने दिया है, ये अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लेटेड होगा, ये किस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा,
और इसकी बाइंडिंग साइट क्या हो सकती है। तो अब तुम एक आइडिया ले सकते हो कि हमारा मोस्ट ऑफ जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, और जो डिजीज कॉजिंग है एंजाइम डिपेंडेंट हो गया, जो मेटाबॉलिज्म है एंजाइम डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर में हम बात करें वो भी प्रोटीन्स हो गए, रिसेप्टर्स की बात करेंगे हम वो भी प्रोटीन्स हो गए। तो मोस्ट ऑफ जो टारगेट ड्रग्स होती है ना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कर देते हैं इसको हम दो लाइन में। जो टारगेटेड आप ड्रग और डिजीज, प्रिया ये बंद करो, जो टारगेटेड ड्रग और डिजीज को कॉम्बिनेशन आप देखते हो ना, वहां पे प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन अगर आपको स्ट्रक्चर वगैरह पता चल जाता है तो आप एक आपके रिसर्च एरिया में बहुत आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि आप इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर को जान रहे हैं। अब यू कैन आइडेंटिफाई द एक्टिव साइट्स, कैसे उस पे क्या एक्ट करेगा, ड्रग्स कैसे बाइंड करेगा, या उस पे एंटीजन कैसे एक्ट कर रहा है। तो वही जो स्टडी इन्होंने दी थी रामाचंद्रन प्लॉट की, दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट यूज्ड एंड अभी टॉप मोस्ट स्टडी पे ही चल रहा है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी यूज होता है जब आपको एक अननोन प्रोटीन चेन है और उसका प्रिडिक्ट करके स्ट्रक्चर निकालना हो, तो उन सब में आपको ये रामाचंद्रन प्लॉट हम लोग यूज करते हैं। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल, जिसको आज आईआईटी मद्रास बोल रहे हैं, उसके फाउंडर हैं ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ, इज पार्ट ऑफ आईआईटी मद्रास, ठीक है। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स उसके फाउंडर हैं। डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर of analysis of the allowed conformation of proteins through the use of Ramachandran plot, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर की बात करें इसलिए स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एट कैम्ब्रिज रामाचंद्रन मेट लाइनस पॉलिंग जी का भी नाम बहुत ज्यादा सुनोगे अभी। मेजल्सन, स्टॉल, ये सब साइंटिस्ट जो आएंगे इनका एक पूरा सीरीज है, ठीक है। एक गुरु है एक शिष्य है, एक गुरु है एक शिष्य है, जो जैसे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ोगे, बोर्स मॉडल पढ़ोगे, ये सब लोग ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इधर के ही हैं। तो किसी के कोई गुरु है, कोई उनका स्टूडेंट है, कोई आपस में कलीग है, इस तरीके से आपको पूरा एक चेन मिलेगा उनका। तो ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। एंड जैसा कि तुम लोग बहुत कम साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट के नेम देखते होगे, तो ये वन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इनको थोड़ा सा पढ़ लोगे और ये सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके रखोगे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन मैं भूल गई, कोई याद दिलाए। याद आ गया मुझे, बुद्धू बनाओगे तुम लोग बैठा के। सेल चैप्टर का मैंने पूछा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड डिफरेंशिएट करेगा टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये याद आ रहा है किसी को? व्हाट इज ER? RER, and that is RER due to the presence of R means राइबोसोम। राइबोसोम से उसका सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ। जैसे जो सपोज ये ER की मेम्ब्रेन है, ER की मेम्ब्रेन पे बीड्स लग गए तो ये RER हो गया, एंड विदाउट बीड्स हैं तो ये तुम्हारा SER हो गया। SER related to lipid synthesis, RER related to protein synthesis, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम लोग, RER की ही बात करते हैं। RER पे प्राइमरी प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ। प्राइमरी प्रोटीन जब सिंथेसाइज होता है तो मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक दूसरा ऑर्गेनल बताया है जहां पे मैच्योर मैच्योर प्रोटीन्स बनेंगे, मतलब फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे, एंड देन आप एंजाइम से याद कर लो, एंजाइम्स बनेंगे कुछ और उसको फिर पैक करा जाएगा, पैकिंग होगी, और खूब सुंदर सुंदर पैकिंग में फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स हैं, वो साइटोप्लाज्म के एंजाइम्स हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के एंजाइम है, उनको कहाँ जाना है, या आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाना है। तो ये जरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बताओ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ मैच्योर प्रोटीन फॉर्मेशन और पैकेजिंग चल रही है, एंड
वन मोर क्वेश्चन कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ से हाइड्रोलिटिक एंजाइम को बेयर करेगा, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कैरी करेगा और इस स्ट्रक्चर के बाद बनेगा। तो लेबल आर तो हो गया, ए हो गया, बी का नाम बताओ, एंड बी के बाद जो कनेक्टिंग वे में एक ऑर्गेनल और आएगा सी, जो कि लास्ट में जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा। ये भी हिंट दे देते हैं। सी का और बी का नाम बताओ फटाफट बेटा। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हम ऑर्गेनल्स पूछ रहे हैं। इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन सा ऑर्गन आएगा? पैकेजिंग इन गोल्जी, करेक्ट। गोल्जी apparatus, मैचुरेशन एंड पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus, एंड देन लाइसिस के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम। ओके करेक्ट। लाइसोसोम में लाइटिक लाइसिस होती है, लाइटिस लाइसिस हो रही है मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रही है। अभी मैंने दोनों रिएक्शन आपको बताए थे। कंडेंसेशन मतलब ज्वाइनिंग, हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग, तो ब्रेकेज होगा। ठीक है, तो गोल्जी में पैकेजिंग हो गया, पैकेजिंग के बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम में डिग्रेडेशन होगा। लाइसोसोम के टाइप्स थे, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम, एंड लास्ट कौन बताएगा? क्या मैडम क्या बातें कर रही हो ना, ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। रिवाइज कर लिया करो थोड़ा टाइम टू टाइम। तो मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों चले गए। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे आपका प्राइमरी प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, मीन्स जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट था, यहाँ पे आपका एमआरएनए ट्रांसलेट हो रहा है किसमें? प्रोटीन में, एंड दैट प्रोटीन इज प्राइमरी प्रोटीन एंड दैट इज नॉन फंक्शनल। ये प्राइमरी प्रोटीन वेसाइकल्स में पैक होके ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू ये पहुंचेंगे गोल्जी के पास। ट्रांजिशन वेसाइकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे और गोल्जी के पास पहुंचेंगे। गोल्जी का सिस फेज और ट्रांस फेज रिवाइज करना, कौन सा फेज रिसीव करेगा इसको? सिस फेज रिसीव करेगा, एंड देन वहां पे इसका मैचुरेशन होगा, पैकेजिंग होगा। जस्ट सपोज जैसे हम लोग बार बार सुन रहे हैं क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, तो प्रोटीन प्लस ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, उसको ज्वाइन होना है। तो वो यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, मैचुरेशन होगा, और उसके बाद वो ट्रांसफेज से सिक्रेटिंग वेसाइकल में पैक होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सिक्रेट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ऐसे रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो एक पूरा आपको अंदर सेल के अंदर चलने वाली मैकेनिज्म दिख रही है। इसमें फंक्शनल प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए गोल्जी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल, और सिंथेसिस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल। इज इट क्लियर? मुद्दा समझ में आया कि हम ये बिना चैप्टर के कहाँ पे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? तो मेन टॉपिक ये है कि हम मैक्रोमोलेक्यूल प्रोटीन पढ़ा रहे हैं, जो कि आप साइटोप्लाज्म के अंदर बैठ के देखोगे तो चारों तरफ आपको बिखरा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स दिखेंगे, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स दिखेंगे जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू देखते हैं फटाफट कि क्या है प्रोटीन्स। बेसिक्स क्या है? अमाइनो एसिड्स, उसके मोनोमर यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म्स अ लीनियर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज नोन एज प्राइमरी प्रोटीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये सब हम बताएंगे वन बाय वन। कुछ बेसिक्स देखते चलते हैं। द टर्म प्रोटीन मीन्स, जिसको फर्स्ट रैंक प्रो, प्रो मीन्स हर जगह कहाँ पे आया? प्रिमिटिव के लिए प्रो वर्ड आया। ठीक है, प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटीन पहली रैंक जिसको चाहिए बायोमोलिक्यूल में, वो क्या, वो कौन है? प्रोटीन। ठीक है, टू ऑक्युपाई फर्स्ट रैंक, जिसको उससे नीचे कुछ पसंद ही नहीं है, वो कम हुआ मतलब सारी एक्टिविटी बंद। एक बार कोई स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, लेकिन एंजाइम अगर नहीं है,
प्रोटीन्स अगर नहीं है बॉडी में तो वो बिल्कुल ही फंक्शनिंग सब खत्म हो जाएगी। तो जिसको पहली रैंक चाहिए वो क्या है बेटा, प्रोटीन्स, टू ऑक्यूपाई फर्स्ट रैंक। नेक्स्ट है प्रोटीन टर्म फर्स्ट टाइम सजेस्टेड बाय, सजेस्टेड मतलब सजेशन कर दिया था इन्होंने कि कुछ इसको इतनी प्रायोरिटी देनी है, इतना इसको रैंक 1 लाने की आदत है। तो बर्जेलिस ने ऐसा बोला कि प्रोटीन को इस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल को एक कलेक्टिवली प्रोटीन टर्म देते हैं, बट उन्होंने दिया नहीं, चले गए सजेशन देके। एंड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय मोल्डर। तो ये दोनों लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो दो साइंटिस्ट एकदम ध्यान में रखोगे, बर्जिलियस जो सजेस्ट किए थे, मुल्डर जिन्होंने यूज किया था। मोस्ट अबेंडेंट एंड वेरिएबल मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। अबेंडेंट तक तो ठीक है, सेलुलोज भी अबेंडेंट है, ठीक है, बट वेरिएबल सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे ज्यादा फॉर्म्स चेंज कर रहा है, वो कौन है, आपका प्रोटीन है। कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ ड्राई वेट। जब आप 100% पूरा कंपोजिशन में देख रहे हो तो वहां पे जस्ट वाटर के बाद सेकंड पोजीशन आपको प्रोटीन का मिला है। और अगर आप ड्राई वेट देख रहे हो, ड्राई वेट मतलब जब आपने एक टिश्यू लिया था बर्न के पहले, उसका वेट था, एक टिश्यू, टिश्यू का वेट था, मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो उसका एक वेट था। एंड देन उसको आप या तो हीट दे दो, या जलाओगे नहीं, हीट दे दो, या नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ दो, और उससे सारा वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट इवापोरेट हो जाएगा, उसके बाद आप उसका ड्राई वेट लेते हो। तो जब ये आप ड्राई वेट ले रहे हो तो इसमें 50% कंट्रीब्यूशन किसका है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स का है। क्लियर, इस ड्राई वेट का। In a bacterial cell, 1000 to 2000 types of proteins are present. एक छोटी सी बैक्टीरिया जो आपको दिख भी नहीं रही है, उसके अंदर भी 1000 से 2000 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस सेल हैज यूनिक काइंड ऑफ प्रोटीन। हर सेल के पास अपने फंक्शन, अपने लोकेशन, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ प्रोटीन होंगे। ऑल दो एक फिनोमिना समझते जाओ, इसको लिंक करते जाओ बायो में, कि सभी सेल में सारे डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, मेरी बॉडी की हर एक सेल में सेम डीएनए प्रेजेंट है, चाहे वो हार्ट की सेल हो, चाहे वो लिवर की सेल हो, चाहे वो किडनी की सेल हो, चाहे वो मेरे फिंगर्स की सेल हो, कहीं पे भी कोई सेल है, उन सब के अंदर सेम डीएनए, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इज इट क्लियर, समझना मेरी बात को हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन हार्ट की सेल अलग प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है। कुछ कॉमन प्रोटीन है जो सब जगह बन रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो आपके नर्व सेल्स में भी बन रहा है, वो आपके मस्कुलर सेल्स में भी बन रहा है, वो आपके हेपेटिक सेल्स में भी बन रहा है, रीनल आर्टरी, रीनल सेल्स में भी बन रहा है, मतलब किडनी में भी बन रहा है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स ऐसे हैं जो आपकी किडनी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आपके लिवर्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आपके हार्ट के सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स कि एक जो जीन इंफॉर्मेशन सब कैरी किया हुआ था, कॉमन इंफॉर्मेशन सेल के अंदर प्रेजेंट थी, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स में एक्सप्रेस हो रही है। इज इट क्लियर, उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट है अपने टारगेट, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। That's why there is different composition present in different cells. क्या समझ में आया इस लाइन में तुम लोगों को? जीन्स सब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। चलो हम ऐसे लिख दें, ऑल जीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, बट 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 इस चीज को ध्यान में रखोगे, दे एक्सप्रेस्ड, दे एक्सप्रेस्ड मतलब जो ट्रांसलेशन हो रहा है, फाइनली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, दे एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन according to their function and location। ठीक है बेटा, अब इसको ऐसे समझो कि जो अपना सिस्टम है ना,
टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एंड पूरा ऑर्गेनिज फॉर्म हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को बनने में इनका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैम रिपीट अगेन, मैं कह रही हूँ बेटा कि हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर पता है ना, क्रोमोसोम वर्ड सुना हुआ है ना, सब कॉमन क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इट मीन्स कि सबके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम थी, लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहा है कि अलग अलग सेल में अलग अलग कंपोजिशंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे? क्योंकि कुछ जैसे जैसे सपोज ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, ए का काम लीवर में है एक्सप्रेस करना, तो वो किडनी में एक्सप्रेस नहीं होगा, प्रेजेंट वो किडनी की भी सेल में। बी का काम हार्ट में एक्सप्रेस होना है, तो वो लीवर में एक्सप्रेस नहीं होगा, लंग्स में एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एंजाइम आपके हार्ट सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, लीवर से रिलेटेड एंजाइम आपके लीवर सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं। क्लियर? यही हम बात बोल रहे थे, समझ में आया? The protein molecule which have only one polypeptide chain is called monomeric protein. Only one polypeptide chain. अब देखो वहां पे एक सैकराइड प्रेजेंट था, एक टाइप का सैकराइड प्रेजेंट था, तो उसको आप होमोपॉलीसैकराइड बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक चेन, एक चेन, अब समझना डिफरेंस को बेटा और रिलेट करते चलो। एक चेन में कभी एक टाइप का अमाइनो एसिड नहीं होगा। ठीक है, आपका एक पॉलीसेक्राइड एक टाइप के मोनोमर यूनिट को रिपीट करके कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म कर दे रहा था, लेकिन प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं है कि एक आप लाइसिन उठा लो तो लाइसिन 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 आपने 1000 टाइम लाइसिन जोड़ दिया तो वो एक फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो इसलिए मोनोमेरिक टर्म यहाँ पे किस चीज के लिए आएगा? एक चेन। मैंने बताया ना, एक चेन कभी फंक्शनल नहीं होती है। क्लियर? तो सिंगल जब राइबोसोम से सिंथेसिस चल रही है, राइबोसोम आपका, जस्ट सपोज दिस इज राइबोसोम, ठीक है, यहाँ पे आपका mRNA आ रहा है, mRNA और tRNA यहाँ से सारा कोड करके फाइनली आपका प्रोटीन बन रहा है। ठीक, तो ये एक चेन हो गई। फिर दूसरा राइबोसोम, mRNA, ये दूसरी चेन हो गई। तो कहीं जाके एक दो तीन चार चेन जब मिलती हैं तब जाके फंक्शनल प्रोटीन आपका फॉर्म होता है। तो जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है दैट इज मोनोमेरिक प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन। इज इट क्लियर? अभी ये बात समझ में आई कि नहीं? छोटी सी बात है लेकिन समझ में आनी चाहिए। आई समझ में? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में जो मेजर एक डिफरेंस आपको यहाँ बता रही हूँ मैं कि कार्बोहाइड्रेट इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स। एक सैकराइड के रिपीटिंग यूनिट से आपका पॉलीसैकराइड बन सकता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज से, इस तरीके से आप रिपीटिंग यूनिट से आप देख सकते हो कि वहां पे आपकी पूरी की पूरी पॉलीसैकराइड बन गई है। लेकिन प्रोटीन के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपका एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन कोई एक ही अमाइनो एसिड रिपीटिंग यूनिट से एक प्रोटीन को बना दे। तो व्हेन वी से दैट दिस इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन, it doesn't mean कि there is a single amino acid present in repeating form. ठीक, it is related to एक चेन, एक सिंगल चेन, one chain is monomeric protein. The protein molecule which have only one polypeptide chain is known as monomeric protein, और मोस्टली ये क्या होंगे? आपके प्राइमरी प्रोटीन हो। If proteins contains more than one polypeptide chain, then it is oligomeric protein. अब यहाँ मोनो और डाई और हेट्रो ऐसा वर्ड नहीं रखना है ध्यान में, आपको मोनोमेरिक प्रोटीन और ओलिगोमेरिक प्रोटीन याद रखना। ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से, polypeptide chain means it is a chain of amino acid with many peptide bond. पॉलीपेप्टाइड, जब आप 100 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात करेंगे इट मीन्स कि वहां पे आपके, देखो डाइपेप्टाइड में 2 थे तो 100 पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड